क्लास 10 पोषण। पोषण के बारे में आगे दिन हम बता चुके थे। पोषण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपोषण, नंबर 2 परपोषण। और जितने भी जंतु है वह सभी परपोषी है, क्योंकि वह अपना भोजन सभी हरे पौधे से तैयार प्राप्त करते हैं। वह अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, किसी न किसी अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। तो जो कि अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं उस जीव को हम परपोषी और अन्य जीवों से प्राप्त करने की क्रिया को हम परपोषण कहते हैं। इतना तो हम आगे दिन बता चुके थे। अब आगे परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण 3 प्रकार के। नंबर 1 मृतजीवी, नंबर 2 परजीवी, नंबर 3 प्राणी संपोषण। मृतजीवी, मृत मतलब मरे हुए, वे जीव जो मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। दूसरा है परजीवी। परजीवी वैसा पोषण जो दूसरे जीवों के शरीर के भीतर या शरीर के बाहर रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि मनुष्य के माथे में ढीला होता है, शरीर के बाहर है। अब पेट में जोंक होता है, वो शरीर के भीतर है। या तो शरीर के भीतर रहे या शरीर के बाहर रहे और उनसे अपना भोजन प्राप्त करे। तो वैसे ही पोषण को हम परजीवी, परजीवी, दूसरे के ऊपर वह जीव निर्भर है। और तीसरा नंबर है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण एक जटिल प्रक्रिया है, इसको थोड़ा डिटेल से समझना पड़ेगा। प्राणी संपोषण वे जीव जो ठोस कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, वैसे जीव को हम प्राणी संपोषी जीव और भोजन प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी संपोषण कहते हैं। अब हम यहाँ प्राणी संपोषण को थोड़ा डिटेल में चलते हैं। हम सभी प्राणी संपोषी हैं और हम लोग जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा और आगे डिटेल में। जितने भी प्राणी संपोषी जीव है वह जो भोजन प्राप्त करते हैं वह विभिन्न चरणों में संपन्न होता है। उसका पोषण अनेक चरणों में संपन्न होता है। चलिए इसके लिए पहले हम एक आहार नाल बनाते हैं। मनुष्य का आहार नाल। ध्यान दीजिएगा, यह मुख है और मुख में जितने भी प्राणी संपोषी जीव है वह सभी प्राणी संपोषी जीव अपने पोषण के लिए निम्न चरणों पर निर्भर करते हैं। यह मुख है। सभी प्राणी संपोषी जीव सबसे पहले मुख से भोजन ग्रहण करेंगे और मुख में भोजन को उसको अच्छी तरह चबाएंगे। तो मुख से भोजन को अच्छी तरह चबाने के बाद उसमें लार मिलेगा। लार मिलाने के बाद भोजन लसलसा हो जाता है और लसलसा होने के बाद ग्रास नली, ये नली है, ग्रास नली होते हुए चला आया पेट में। कहां पहुंच गया भोजन? पेट में। आमाशय, इसका नाम है आमाशय। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये क्या है? मुख है। और मुख में भोजन को हम ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके उसको चबाते हैं, उसमें लार मिलाते हैं और उसके बाद ग्रास नली के द्वारा भोजन को निगल जाते हैं और पेट में चला जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण। तो नंबर 1 अंतर्ग्रहण। भोजन को टुकड़े टुकड़े कर शरीर के भीतर पहुंचाने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। एक प्रक्रिया हो गया अंतर्ग्रहण। जब भोजन आमाशय के अंदर पहुंच जाता है तो यहां पर भोजन 4 घंटे के लिए अस्थिर रहता है।
इसमें यकृत से, अग्नाशय से और छोटी आंत से तथा आमाशय से भोजन को पचाने वाला एंजाइम, भोजन को पचाने वाला रस स्रावित होता है। वह भोजन में अच्छी तरह मिलता है और भोजन में अच्छी तरह मिल करके भोजन को पचाता है। तो नंबर 2 हो गया पाचन। भोजन पहले हम अंतर्ग्रहण करेंगे, भोजन हम पहले ग्रहण करेंगे, ग्रहण करने के बाद भोजन का पचना प्रारंभ हो जाएगा आमाशय से। पाचन, पाचन क्रिया के लिए छोटी आंत से, यकृत से, अग्नाशय से, आमाशय से जो भोजन को पचाने वाला रस निकलेगा वह भोजन में अच्छी तरह मिल करके बड़े बड़े और घुलनशील पदार्थों को तरल, सरल एवं छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को हम पाचन कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर पाचन का परिभाषा निकला कि बड़े बड़े अघुलनशील ठोस पदार्थ, बड़े बड़े अघुलनशील पदार्थों का विभिन्न एंजाइमों की सहायता से तरल, सरल एवं छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। भोजन पचना प्रारंभ हो गया, इसके बाद भोजन धीरे धीरे छोटी आंत की ओर सरकेगा, धीरे धीरे नीचे सरकेगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है। हमारी छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर की होती है। ये छोटी आंत में जब भोजन प्रवेश करेगा, छोटी आंत में जब भोजन प्रवेश करेगा तो भोजन का अवशोषण प्रारंभ हो जाएगा, साथ ही साथ भोजन का पचना प्रक्रिया भी जारी रहेगा, क्योंकि अभी पाचन क्रिया पूर्ण नहीं हुआ है। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन कोशिकाओं के भीतर सोख लेगा, कोशिकाओं के भीतर अवशोषित कर लेगा। उस 3 नंबर को हम बोलेंगे अवशोषण। 1 नंबर अंतर्ग्रहण, 2 नंबर पाचन, 3 नंबर में अवशोषण। जब भोजन पच जाता है तो पचे हुए भोजन का कोशिकाओं के भीतर सोख लेने की क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। भोजन की रस हम सोख लिए हैं, कहाँ? कोशिकाओं के भीतर। अब चले जाएगा कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर क्या होगा? नंबर 4, वही भोजन ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होगा और विखंडन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होगा। वह ऊर्जा हम बोलने में, कार्य करने में, चलने में, फिरने में इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्वांगीकरण। तो नंबर 4 स्वांगीकरण। पचे हुए भोजन का कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। यही ऊर्जा मुक्त होने की क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। और अब तक जो भोजन नहीं पच सका वह चला जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में अधपचा भोजन जमा रह जाता है, और समय पूरा होने के बाद यह भोजन अब पच नहीं सका, अब पचना क्रिया बंद हो जाता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। पाचन का प्रक्रिया छोटी आंत में ही संपूर्ण हो जाती है और अधपचा भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वह बाहर निकालने की क्रिया को हम बोलते हैं बहिष्करण। इस प्रकार से 5 चरणों में प्राणी संपोषण का पोषण पूर्ण हो जाता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए। नंबर 1 अंतर्ग्रहण, भोजन को टुकड़े टुकड़े कर शरीर के भीतर पहुंचाने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण के बाद प्रारंभ होता है पाचन। विभिन्न एंजाइमों की सहायता से बड़े बड़े और घुलनशील ठोस पदार्थ का छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पचा हुआ भोजन का फिर होगा अवशोषण। पचे हुए भोजन का कोशिकाओं के भीतर सोख लेने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। इसके बाद स्वांगीकरण, कोशिकाओं के भीतर पचे हुए भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होने की क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। और इसके बाद जो अधपचा भोजन है, जो पच नहीं सका, वह अधपचा भोजन शरीर से बाहर निकाल देने की क्रिया को बहिष्करण कहते हैं। और यह पाचन क्रिया पूर्ण हो गया। यह प्राणी संपोषण का एक प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया है।